हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज का दिन अगेन बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। आज एटीपी स्टार की टीम, फिज़ की टीम और भी पावरफुल और भी स्ट्रांग हो गई है। हमारी टीम में आज बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी, जो कोटा के बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका नाम है गिरनार गोयल। एंड उन्होंने बंसल क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। और अब हमारी टीम शांतनु सर के साथ गिरनार सर भी जुड़ गए हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी कुछ शब्द आपको शांतनु सर भी बोलेंगे। देखो, मैंने गिरनार सर के साथ बंसल क्लास में पढ़ाया है और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, बहुत शानदार फैकल्टी है। और इस बार फिजिक्स की टीम हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है एटीपी स्टार की, तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे लेक्चर्स फिजिक्स के हम लोग करने वाले हैं और फिजिक्स इतना आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तुम भरोसा भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जल्दी से वेट नहीं करते, गिरनार सर को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो दिस इज़ गिरनार गोयल और मैं आईआईटी गुवाहाटी का एलुमनाई हूँ। और एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं और शांतनु सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ओके, सो इससे पहले आई हैव ऑल्सो टॉट इन बंसल क्लासेस, न्यूक्लियस एजुकेशन, एंड नाउ आई एम हियर विद यू ऑन एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो जेईई मेंस, एडवांस और नीट, ये एक स्टेपिंग स्टोन्स हैं। ओके, कि आप कल को बड़े होकर अच्छे थिंकर्स बने, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, राइट? तो इन स्टेपिंग स्टोन्स को सही जगह पे रखना, सही जगह पे कदम रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? और उससे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ होती है अपने आप को काम और पेशेंटली इस पूरे प्रोसेस से निकलना, राइट? कई स्टूडेंट्स के साथ ये स्ट्रगल होती है कि सर हम क्लास अटेंड करते हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, बट हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, राइट? तो कुछ लाइफ स्किल्स जो हैं, जैसे कि पेशेंस, परसीवरेंस, कामनेस, ये आपको मेरी क्लास से मिलेगी। एंड इस प्लेटफॉर्म पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम चिल तरीके से इन एग्ज़ाम्स को अप्रोच करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे एंड विल सेल थ्रू दिस। ओके, तो फिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल सब्जेक्ट्स, दैट इज़ वाई हम इसे नेचुरल साइंसेस कहते हैं। हज़ारों साल इंसान ने नेचर को स्टडी किया, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और कुछ रूल्स ऑब्जर्व करके कंक्लूड किया। हम ये नहीं बोलेंगे कि रूल्स बनाए। लाइक फिजिक्स एज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेट डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन कि इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस। फिजिक्स एक गेम ऑफ चेस है जो नेचर अपने साथ खेल रहा है, राइट? और हम एज ह्यूमंस, हम सिर्फ उस गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम उन रूल्स को ऑब्जर्व करेंगे और हम हमारे लॉज फॉर्म करेंगे जो हमें हेल्प करते हैं नेचर को समझने में। ओके, तो हमारा जो सिलेबस है जेईई मेंस, एडवांस और नीट का, ये उन सारे लॉज को समझने का स्टेपिंग स्टोन है, एक फंडामेंटल है, राइट? और ये सही जगह रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप हमें बहुत मज़ा आएगा। और तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, a particle is moving in a circular path. The acceleration and momentum vectors at an instant of time are this and this. Then the motion of the particle is, क्या पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्या यूनिफॉर्म मोशन विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? क्या टेंजेंशियल रिटार्डेशन है? या हम इस डेटा से कंक्लूड नहीं कर सकते? तो देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। भाई, सर्कुलर मोशन पे होने की सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरीके से होने चाहिए कि एक्सेलरेशन वेक्टर का एक कंपोनेंट किसी भी टाइम पे सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, राइट? किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट होना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन होगा। एनीवे, खैर इस क्वेश्चन में तो हमें डिक्लेयर कर दिया पहले कि ये पाथ सर्कुलर है और आपको एक्सेलरेशन और मोमेंटम का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यूज दिया गया, राइट? और आपको कंक्लूड करना है कि क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियली वो एक्सेलरेट कर रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, तो क्या हमारे पास इनफ जानकारी है कि हम बता पाएं कि ये एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं? पहली चीज तो एक्सेलरेशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का आप डॉट करेंगे तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा कि ये एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। दूसरी बात, प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम आपको वेलोसिटी का आइडिया तो दे देगा, बट ये सिर्फ
पूरी कहानी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है। क्वेश्चन ने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है। तो द डेटा इज टेक्निकली इनसफिशिएंट ये बताने के लिए कि भाई ये सर्कुलर मोशन एक्चुअली यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। भाई हो सकता है यहां पे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो पर और किसी पॉइंट पर ना हो, राइट? तो उसे बेसिकली एक टाइम रिलेटेड फंक्शन भी देना चाहिए था अगर वो चाहता है हमसे कि हम ये कॉल ले पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर वी विल मार्क एज डी। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट ए एंड पी ओनली गिवन दैट इट इज गिवन ओनली एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A disk is performing pure rolling on a smooth stationary surface with a constant angular velocity as shown in the figure at any instant for the lowermost point of the disk। तो आपको एक डिस्क दी हुई है, सर्कुलर डिस्क, और ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा प्योर रोलिंग को हम कैटेगराइज करते हैं कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, और इसको डील करने का हमारा बिल्कुल सॉर्टेड सा तरीका कि भाई हम ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात करते हैं और हम रोटेशन मोशन के बारे में बात करते हैं, और उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमें कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन देता है, राइट? तो हम इस डिस्क के इस तरीके से जो डिस्क रिवॉल्व करके आगे बढ़ रही है इसको हम दो तरीके से तोड़ लेंगे, एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन और एक प्योर रोटेशन मोशन। और हमारा पॉइंट क्या है जिसके बारे में हमें बात करनी है? लोअर मोस्ट पॉइंट, ये वाले भाई साहब, राइट? लेट से इसका नामकरण कर देते हैं पी। तो हमें पी पॉइंट की बात करनी है कि पी पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या हाल है। ओके, तो सबसे पहले हम भूल जाते हैं कि ये डिस्क में रोटेशन भी है, हम सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। हमें दिया हुआ है कि सेंटर जो है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो सेंटर अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और डिस्क अगर प्योर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके सारे पॉइंट्स v वेलोसिटी से स्पेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट? सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी वेक्टर सेम होगी, राइट? दूसरी बात, जब हम सिर्फ प्योर रोटेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, राइट? विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा v बाय आर, जो कि आपको दिया हुआ है। अब अगर ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो आप इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर से डिपिक्ट कर सकते, ओमेगा आर, ओमेगा आर। तो ये जो p भाई साहब है, ट्रांसलेशन के मुताबिक इस p का वेलोसिटी इस तरीके से होना चाहिए था और रोटेशन के मुताबिक इस p का वेलोसिटी इस तरीके से होना चाहिए था, बट हमारे पास प्योर रोलिंग है, और प्योर रोलिंग का मतलब, और स्मूथ सरफेस, ओके, प्योर रोलिंग स्मूथ सरफेस, दिस मीन्स दैट इस पॉइंट की कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, और जितनी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है उतनी ही रोटेशनल वेलोसिटी है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर आप P पॉइंट की नेट वेलोसिटी देखेंगे तो वो हो जाएगा 0, करेक्ट? क्योंकि P पॉइंट रेस्ट पर है और प्योर रोलिंग मोशन में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो स्लिप नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन भी हम इसी तरीके से एनालाइज करेंगे, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन। तो क्या ट्रांसलेटरी मोशन में कोई एक्सेलरेशन है बॉडी के पास? नहीं, इसमें सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो कोई ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन नहीं है। पर रोटेशन मोशन में हर पॉइंट डिस्क का, एवरी पॉइंट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटर, राइट? और कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकता। इवन इफ उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो इट विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेंटर, राइट? तो इस P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा रोटेशन के मुताबिक वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है? v²/r टूवर्ड्स सेंटर। तो आप कंक्लूड करें, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r ड्यू टू रोटेशन। तो आपका आंसर इज डी फॉर डेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A spherical ball is dropped in a long column of viscous liquid. The speed v of the ball as a function of time t may be best represented by, आपको 4 ग्राफ दिए हैं, आपको कंक्लूड करना है। ओके, तो भाई एक बहुत ही मासूम और भोला और साधारण सा बच्चा क्या करेगा?
वो मजदूरी करना शुरू कर देगा, राइट। वो क्या बोलेगा, सर ये ले ली मैंने, पानी ले लिया, राइट, ये पानी की विस्कोसिटी डिफाइन कर दी ईटा, ये बॉल ले ली, बॉल का रेडियस बता दिया r, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा, इसका एक वेट होगा mg, करेक्ट, क्योंकि ये एक लिक्विड में है तो इसका एक बायएंड फोर्स लगेगा, रो लिक्विड वॉल्यूम इंटू जी, और इस पे एक विस्कस फोर्स लगेगा। अगर ये बॉल नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी v तो विस्कस फोर्स लगेगा Fv ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि होता है 6 पाई ईटा rv, राइट। और वो भोला मानुष क्या करेगा, वो भोला मानुष न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने की कोशिश करेगा कि भैया न्यूटन ने बोला था F नेट इक्वल टू ma, तो सारे ऊपर के फोर्स माइनस सारे नीचे के फोर्स मिलके इसको एक्सेलरेशन देंगे, और एक्सेलरेशन देने के बाद हम क्या कर देंगे, काइनेमैटिक्स से चले जाएंगे, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt और dv इक्वल्स टू adt, और इसको सर इंटीग्रेट कर दो और वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लो। वेलोसिटी का फंक्शन निकालने के बाद कंक्लूड कर लो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। भाई ये बहुत ही साधारण जिंदगी है, और ये साधारण तरीका आपके कम से कम 5 से 6 मिनट खा जाएगा, और एग्जाम में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई आप अपनी एक पैनी नजर से इन चारों ऑप्शंस को देखिए, और आप याद कीजिए कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई ऐसे किसी सिचुएशन में एक टाइम के बाद जाके नेट फोर्स आपका 0 हो जाता है और आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब अगर आप एक नजर अगर इन ग्राफ पे मार लेंगे तो सिर्फ एक ग्राफ ऐसा आपको दिखेगा जहां आपकी वेलोसिटी एक टाइम के बाद कांस्टेंट होती हुई नजर आ रही है, राइट, ये टर्मिनल वेलोसिटी। बाकी यहां भी वो काम नहीं हो रहा और यहां भी वो काम नहीं हो रहा, राइट। तो ये 3 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे और ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर एक क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा खिलवाड़ किया होता तो वो 1-2 ऑप्शंस ऐसे और देता जहां पे वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे सैचुरेट कर रही है, राइट। बट इन ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन महज 10 सेकंड का सवाल है, राइट। स्टैंडर्ड तरीका यही है, भाई फिजिक्स नहीं बदल गई है, बट हमें ऑप्शंस देख के हमारी अप्रोच डिसाइड करनी है, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉइल 10 टर्न्स एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद बीजी ऑफ ए रेजिस्टेंस 30 ओम, ओके। तो आपको एक कॉइल दी गई है बेसिकली, और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए 10 टर्न्स हैं इस कॉइल में, और इसका जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है वो 20 ओम दिया गया है, और इसको 30 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सीरीज में कनेक्शन है तो 30 + 20 कर दो, 50 ओम इस सेटअप का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या बोला, दिस कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना। तो भाई आपके माहौल में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है जिसका इंडक्शन आपको दिया हुआ है, और इस तरीके से आपने अपनी इस कॉइल को रखा हुआ है कि ये फील्ड जो है उसकी मैग्नीट्यूड 10⁻⁻² टेस्ला, एंड वो कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट, इस तरीके से। तो अब आपने क्या किया, इस कॉइल को इस ओरिएंटेशन से चेंज करके, ओरिजिनल आपने इस कॉइल को इस ओरिएंटेशन में रखा था, और फाइनली आपने इस कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज करके ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन कर दी, ऑलराइट। और आपकी जो फील्ड दी हुई है वो इस डायरेक्शन में 10⁻² टेस्ला इंटैक्ट, राइट। तो देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल का एरिया दिया हुआ है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो हमें चार्ज इंड्यूस निकालना है। इसका अप्रोच सिंपल है, इस फॉर्म में आप उसका इनिशियल फ्लक्स निकाल लें। फ्लक्स किस तरीके से निकाला जाता है, B.A, यानी कि BA cos θ1, ओके। फाइनल स्टेट पे आप इसका फ्लक्स निकाल लें। अगेन आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का, BA cos θ2। ये करके हमने क्या उखाड़ा, भाई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए द ग्रेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। काहे लगा रहे हैं हम फैराडेज लॉ, क्योंकि आपने कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज किया,
ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ कॉइल में, विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ईएमएफ, एंड दैट इज माइनस डी फाई बाय टी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का रेट। करेक्ट? तो हम इसे अप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो आप करंट बता सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस। करेक्ट? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर डी फाई बाय डी टी। थोड़ा रीअरेंज करोगे, आई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय आर। फाइनाइट चीजों के लिए आप इन्हें जोड़ दोगे इनफाइनाइट बार, तो आई डी टी आपका चार्ज आ जाएगा, जो कि आपसे इस सवाल में पूछा गया कि कितना चार्ज इस कॉइल में इंड्यूस होगा। तो वो चार्ज आप इंटीग्रल आई डी टी से निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस डी फाई का इंटीग्रल इज डेल्टा फाई, तो फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन आर। इस तरीके से आप चार्ज निकाल सकते हैं। फाई 1 आपने यहां निकाल लिया, फाई 2 आपने यहां निकाल लिया, रेजिस्टेंस आपको पता है 50 ओम, राइट? तो इस तरीके से आप कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है डिस्क में, रिंग में, ये कैलकुलेट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई 2012 का क्वेश्चन है, राइट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, one color at a time. The fringe width recorded are beta green, beta red and beta blue respectively. तो हमें इन्हें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, और याद कीजिए वो दिन जब आपने फ्रिंज विड्थ के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि इस तरीके से 2 स्लिट्स होती, राइट? एक स्क्रीन होती, आप इन दोनों से निकलने के बाद आपकी लाइट इंटरफेयर करती है और एक पैटर्न बनाती है स्क्रीन, राइट? वो पैटर्न, लेट से ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट के केस में वो पैटर्न इस तरीके से नजर आएगा, राइट? कंटिन्यूअस मैक्सिमास एंड मिनिमास, और हमें उसकी कंडीशन भी पता है, और ये इसे आप एक फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, जो कि लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी आप मार्क करते हो इस डायमेंशन को, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। स्मॉल डी आप मार्क करते हो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, स्लिट 1 और स्लिट 2। और लैम्डा आपने जिस किस्म की लाइट यूज की है उसका वेवलेंथ। तो यहां आपने 3 तरह की लाइट यूज की है, लैम्डा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इनके वेवलेंथ के ऑर्डर आपको याद होने चाहिए बाय विबग्योर। तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन एंड इट इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, राइट? तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। तो अगर ऐसा है, डी और स्मॉल डी सबके लिए सेम है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होने वाले। ओके, तो बीटा फॉर रेड शुड बी ग्रेटर देन बीटा फॉर ग्रीन शुड बी ग्रेटर देन बीटा फॉर ब्लू। ओके, तो ये आपका फ्रिंज विड्थ का ऑर्डर आने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। थैंक यू।